इस कम्युनिटी में जो एक कॉन्सेप्ट है गुरु और चेला का, ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों ये क्या क्राइटेरिया होता है कि इस क्राइटेरिया के बाद ये गुरु होगा या ये चेला होगा? उसका ये मैकेनिज्म किस तरह से करते हैं काम? देखिए, गुरु चेला सिस्टम, ये जो पूरा ख्वाजा सिस्टम कल्चर है, इट्स अ कल्चर एंड इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल है। इसका पूरा एक हिस्ट्री है, इवन बिफोर इंडो पाक पार्टीशन बांग्ला, पूरे साउथ एशिया में ये सारा कल्चर एग्जिस्ट करता है, जिसकी अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज भी है, जिसे हम हिजरा फारसी कहते हैं। एंड उसमें हिजरा फारसी, अच्छा। एंड उसमें जो है गुरु इज लाइक अ गार्डियन और अ पेरेंट एंड चेलाज आर लाइक स्टूडेंट्स हैं और लाइक चिल्ड्रन। अब इट्स अ गुड सपोर्ट सिस्टम जिसमें बहुत पॉजिटिविटी भी है, सपोर्ट सिस्टम भी है, एम्पावरमेंट भी है और सपोर्ट भी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आई थिंक जो कि ह्यूमन राइट अब्यूजेस में आ जाती हैं, जैसे मॉडर्न स्लेवरी है, पोस्ट प्रोस्टिट्यूशन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन सेल एंड परचेज, जिसको मतलब ये चीज़ें। तो आई थिंक हाँ, ये उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं इस कल्चर की, लेकिन ये चीज़ें भी हैं और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जब कोई जो ट्रांस है वो किसी का चेला बनता है तो बड़ी धूमधाम के साथ पूरा फेस्टिविटी एक होती है, एक त्यौहार होता है पूरा। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। हम इसमें पूरी चटाई की रस्म कहते हैं, वो रस्म होती है पूरी। और एंड आई थिंक चटाई की रस्म, चटाई की रस्म, हाँ, जिसमें चटाई मींस लाइक जिसमें आपने एक चेला ने गुरु को अपनी चटाई देनी है, उसका चेला होना है। आई थिंक these festivals and these events are actually the strength and beauty of this culture। और जो एक पूरा सॉलिडारिटी को भी सपोर्ट करता है, पूरे एक मतलब ये एक जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है, इसमें गुरु चेला, इसमें फिर माँ बेटी के रिश्ते भी होते हैं, गुरु भाई के रिश्ते भी होते हैं। मतलब दो चेला जो एक ही गुरु के हैं, उनको हम गुरु भाई बोलते हैं, दे आर लाइक सिबलिंग्स। अच्छा, हाँ। और ये इसमें कोई लिमिट भी होती है कि जो एक गुरु है वो इतनी चेला ले सकते हैं? इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। गुरु छोटा भी हो सकता है और चेला उम्र में बड़ा भी हो सकता है, और ये सिर्फ दिल के रिश्ते होते हैं। अच्छा, तो इसमें हमें पहले भी मेरी जो 2-4 मुलाकातें हैं जब ट्रांस से हुई, तो वो उन्होंने ये शिकायत भी की कि जब हम किसी के चेला बन जाते हैं तो वो जो गुरु होता है वो एक्सप्लॉइट भी करता है, वो उनको एज अ सेक्स वर्कर के तौर पर भी यूज़ करता है, उनकी इनकम जो होती है उसमें से भी वो एक बड़ा शेयर वो ले लेता है। तो इज इट ट्रू? देखिए, अगर तो वो चेला अंडर 18 है, ठीक है, तब तो that is the truly exploitation, because उसकी से उसका कंसेंट ही नहीं है होगा। जहाँ तक बात है 18 से ऊपर लोगों की, तो उसमें मत देखा जाए तो आई थिंक आज के दौर में कोई किसी पे उस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहाँ पे इट्स बोथ साइड, अगर कुछ गलत हो रहा होता तो उसमें दोनों साइडों का कसूर होता है। एंड उसमें अब देखा जाए तो आपको अब तो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स भी बन गए हैं जहाँ पर आप जाके अपनी कंप्लेंट्स करा सकते हो अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, या आपको कोई विद इन कल्चर या इंट्रा कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने के लिए। सो गुरु भी हमेशा गलत नहीं होते, चेले भी हमेशा गलत नहीं होते। सो क्राइटेरिया क्या होता है कि हु विल बी द गुरु? कोई भी इसका क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी गुरु हो सकता है। और जो है उसमें ये लिमिट भी नहीं है कि इसने कितने चेले करने हैं। सो या अच्छा, दूसरा इसमें जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होती है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको कॉर्नर किया गया है सिर्फ बैगिंग, सेक्स वर्किंग और डांसिंग के लिए, ठीक है। अगर कोई विलिंगली कर रहा है दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में हमें ये देखने को मिलता है कि उनके पास अल्टरनेट चॉइसेस ही नहीं है, ठीक है, बाइज़त रोजगार कमाने के। तो उसमें जो है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो भी देखने को मिली है पाकिस्तान में, जैसे यूनिलीवर है, शेल है और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स को हायर किया है और उनको एक रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड दी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने ऐसे भी लोग हैं जो ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अपने डेरों पर अपने ही जगहों पर बैठ के छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं। एंड उनको दीज आर द थिंग्स जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हाईलाइट होनी चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं जो ट्रांस कम्युनिटी की दोस्तियाँ हैं वो तो काफ़ी लोगों के साथ होती हैं, या जो टाइमली रिलेशंस होते हैं वो
इनकी हैबिचुअल चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ इनकी चीज़ें होती हैं जिसको लेके ये बड़ा पॉजेसिव होते हैं, जिसमें एक पार्टनर इनका होता है कि 10 लोगों के साथ भी अगर रिलेशन रहता है इनका, लेकिन एक को लेके ये बड़े पॉजेसिव होते हैं, जिसको आई थिंक गिरिया कहते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है इसमें? देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है कि ट्रांस के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। जैसे हर औरत के या हर मर्द के मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होते, इसी तरह हर ट्रांस के मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होते। और जहाँ तक बात है किसी से बिलोंगिंगनेस के, इमोशनल अटैचमेंट की, तो बीइंग अ ह्यूमन हम सबको किसी ना किसी से मोहब्बत हो सकती है, हम सब किसी न किसी से अटैच हो सकते हैं। एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आपको जिससे मोहब्बत होगी, यू आर पोजेसिव अबाउट हिम और हर, आप उसकी केयर करोगे। एंड आई थिंक ये इसको दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। इसको पता नहीं क्यों इतना कंट्रोवर्शियल या इसको इतना एक लाइक हाइप दे दिए कि ट्रांस को मोहब्बत नहीं हो सकती है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? ट्रांस भी इंसान है और उसको यानी कि लेके वो फिर बहुत पॉजेसिव होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि यही जो एक बिलोंगिंगनेस की जो एक है फील है, या ये जो गिरिया वाला कॉन्सेप्ट है, ये बाद में जो वायलेंस है उसकी भी बहुत बड़ी वजह बनता है। कई वाक़यात ऐसे हुए कि जी उन्होंने कहा जी कि ये पहले उसका गिरिया था, फिर उसकी किसी और के साथ दोस्ती हुई तो ये हो गया। तो इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। देखिए, इस तरह के या मैं दोबारा से रीफ्रेज कर देता हूँ, क्या ये जो गिरिया वाला कॉन्सेप्ट है ये वायलेंस की वजह बनता है? देखिए, वायलेंस की वजह हमेशा एक नेगेटिव प्रैक्टिस बनती है, जिसमें एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है किसी भी इंसान का, जिसमें वो दूसरे इंसान को अपनी मलकियत समझता है। इसको मैं लिंक करूंगी अपनी प्रीवियस चीज़ से कि मेजॉरिटी जो मैंने पहले कहा था कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, उसमें ये वायलेंस भी आ जाता है। वैसे वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने अब्यूजर्स पर। अब अगर पार्टनर पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है एंड वो उसका एक नेगेटिव यहाँ पे ये कंसेप्ट समझा जाता है अक्सर लोग कि भी अगर मैं किसी को फाइनेंशियली अफोर्ड कर रहा हूँ तो मेरा उस पर हर तरह का राइट है, मतलब इवन उस पर वायलेंस करने का, जो कि एक्चुअली नहीं है और ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। एंड इट्स वेरी ट्रू कि ऐसा होता है कि पार्टनर वायलेंस एक बहुत बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है एंड जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एंड किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें आप बट यूज़ कर रही हैं फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है वो ट्रांस की वो उस मर्द पे होती है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में होता है, लेकिन हमने तो ये सुन रखा है कि ये वाइस वर्सा होता है कि भाई जो इस तरह के मर्द होते हैं वो ट्रांस इसलिए भी दोस्तियाँ कर लेते हैं लेकिन वो उनको फाइनेंशियली भी एक्सप्लॉइट करते हैं और फिजिकली भी करते हैं। डू यू एग्री विद दिस कि मतलब वो ट्रांस पे डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली? I think it is a very normal thing। अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिसमें जो वुमेन है या जो वाइफ है वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड है और वो फाइनेंशियल उसका वो जो है घर का खर्चा उठा रही है। सो आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन, ऐसा होता है। तो ये मोस्टली जब ट्रांस राइट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो इशू उठाया जाता है कि वो वायलेंस अगेंस्ट ट्रांस उठाया जाता है। तो अगर हम बेसिक कॉजेज़ की बात करें कि भी वो कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जो वायलेंस की वजह बनती हैं, तो उसमें क्या क्या इश्यूज हाईलाइट हो सकते हैं? देखिए, वायलेंस के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। पहली चीज़ तो है जो वायलेंस कर रहा है, ठीक है, उसका ब्रॉट अप में ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे मतलब बहुत सारे, मतलब स्पेशली आजकल के दौर में तो डिजिटल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जो हमारे पास डिजिटल स्पेसेस हैं, सोशल मीडिया, उस पे लोग हरासमेंट और ये सब चीज़ें, तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कि पहली चीज़ तो ये है जो ट्रांस कम्युनिटी का ओवरऑल जो एक कंसेप्ट समझा जाता है कि दे आर ईजी टू टारगेट। नंबर सेकेंड कि अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है तो वो उसको अपनी मलकियत समझने लग जाता है, जैसे वो उसकी खरीदी कोई चीज़ है और उस चीज़ को जैसे मर्जी ट्रीट करें। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अकाउंटेबिलिटी। हम ये देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के साथ अगर वायलेंस होता है, जो परपिटेटर है उसको अकाउंटेबल बहुत कम ऐसा होता है कि FIRs दर्ज होती हैं या वो जो उसको पकड़ा जाता है वो या उसको सज़ा होती है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी देखा जाता है कि जब पकड़ा गया सज़ा के टाइम पर भी, इवन मर्डर्स लेवल की चीज़ पे भी, जो अगर देखा जाए तो मतलब एज पर द लॉ जो लीगल गार्डियन है दे हैव द राइट टू फॉरगिव द पर्सन, तो वो पैसे लेके माफ कर देते हैं। तो वो वही पेरेंट्स जो पहले डिसऑन कर देते हैं लेकिन बाद में वो उसकी हाँ, अक्सर केसेस में ऐसा देखा गया है।